हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका एक नए सेशन में प्लेसेस इन न्यूज़ के इस सेशन में। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह न्यूज़ में थी, इनके बारे में समझते हैं, इनको डिस्कस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ें प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। तो इस हफ्ते कई चीज़ें न्यूज़ में थी, एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको करना क्या है, आपको पहले से पता है, मैप्स पे जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगी उनको मैं हाईलाइट करूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी लोकेशंस हैं वो आपको अपने मैप पे, एटलस पे या फिर एक ब्लैंक पीडीएफ पे उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाले हैं आपसे। द कोर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज इज रिलेटेड टू द टेरिटोरियल सोवरेनिटी over Previhar temple and the surrounding border area. The International Court of Justice in 1962 awarded both the temple and the surrounding disputed land to Cambodia. The inclusion of the temple as a World Heritage Site by UNESCO in 2008 intensified the tensions between the two countries. The dispute has roots partly in colonial era boundary demarcation during French rule in Cambodia. Which of the statements given are true or correct? ये बताइए मुझे, क्या इनमें करेक्ट है, क्या इनमें सही स्टेटमेंट्स है। अगर आपको कंबोडिया थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं पता, एक बार आप गेस करके बताओ। इस क्वेश्चन पे इसके सेशन के बाद दोबारा आते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पीआरसी कंसीडर ताइवान एज अ ब्रेक अवे प्रोविंस अंडर द वन चाइना पॉलिसी. Taiwan is a member of United Nations and most UN specialized agencies as a sovereign state. Taiwan Strait is a strategically important maritime region connecting East China Sea with South China Sea. The United States follows a policy of strategic ambiguity while supplying defensive arms to Taiwan. Which of the statements are correct? ताइवान भी न्यूज़ में था, ताइवान को लेकर ये सवाल है। अगेन डिस्कशन इस क्लास के बाद करते हैं, इतना आपको याद है या नहीं। तो पहला टॉपिक आएगा वो है हमारा एक ऐसी जगह के बारे में जिसको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, माउंट किलिमंजारो। तो अगर आपसे पूछो किलिमंजारो कहां पर है, तो पहली चीज आप मुझे बताओगे क्या वो कीनिया में है या तंजानिया में है। तो वो असल में तंजानिया में स्थित एक लोकेशन है माउंट किलिमंजारो, लेकिन तंजानिया मैप पे कहां आती है। तो तंजानिया ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देश है सोमालिया। सोमालिया के बाद आपको जो अगला देश मिलता है वो क्या मिलता है, सूडान। और सूडान के बाद आपको देखने को मिलती है तंजानिया। और तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पर ही आपको दिखता है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये है माउंट किलिमंजारो। लोकेशन देखो, ये है सोमालिया। सोमालिया के बाद आपको क्या मिलेगा, यहां आपको दो देश मिलेंगे, केनिया और नीचे केनिया और तंजानिया। तो ये वो लोकेशन है जस्ट किलिमंजारो को देखो, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर के पास बस स्थित एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है। और यहां पर न्यूज ये बनी थी हाल के समय में, जो न्यूज में रहने का कारण था वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश तंजानिया में हुआ था जहां 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हमें समझना है वेयर इज किलिमंजारो लोकेटेड। तो पहली चीज जो हमें पता लगी किलिमंजारो के बारे में, किलिमंजारो कहां लोकेटेड है। लेट्स डू दिस, कि एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक, वी आर डिस्कसिंग माउंट किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पहली बात कहां पर है, माउंटेन की लोकेशन क्या है। इट इज द लोकेशन तंजानिया। तंजानिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में एक आईआईटी का कैंपस खुलने वाला है। कौन सी आईआईटी है वो, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली, वो है ज़ांजीबार जहां पर ये कैंपस खुलने वाला है तंजानिया में लोकेटेड है। अब किलिमंजारो को लेकर कुछ खास बातें हैं। इसे रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है, रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें एक माउंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय में कहा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है उहुरू पीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो है उहुरू पीक। उहुरू पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन माउंट किलिमंजारो व्हिच इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ अफ्रीका, उहुरू पीक। ठीक है, कहां पर है, बॉर्डर पे। हमें कोऑर्डिनेट्स तो याद नहीं करने। यहां कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां रहती है, ट्राइब्स, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है विच इज मसाई। मसाई लोग वो हैं जो पैस्चरलिस्ट होते हैं, जो चरवाहे की तरह अपना जीवन यापन करते हैं प्लेन्स में आसपास और माउंटेन्स के आसपास रहते हैं। यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिलती है, वो है चागा। चागा वो लोग हैं जो यहां पर कॉफी का उत्पादन करते हैं। और मसाई वो लोग हैं जो चरवाहे की तरह या फिर नॉर्मल पैस्टोरल जीवन व्यतीत करते हैं।
ये जो पूरा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है यूनेस्को ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है, क्या रेलेवेंस है, रूप ऑफ अफ्रीका की पीक कहाँ पर है, उर्हू पीक। देन सेकंड, दो इंपॉर्टेंट ट्राइब, एक चैगो और दूसरा मसाई, मसाई मारा के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है लोकेशन, और ये एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क भी है। तो किलिमंजारो को लेकर मुख्य रूप से जो हमें पता है उहुरू, ठीक है, ये हमने जाना। फिर अगेन यूनेस्को हेरिटेज साइट, मसाई ट्राइब और चागो ट्राइब। तो कौन सी ट्राइब कॉफी का उत्पादन करती है, कौन सी ट्राइब पैस्चरलिस्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है चाइना के बारे में और यूएस डिफेंस फर्म्स के बारे में। असल में ताइवान को यूएस ने कुछ हथियार इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए, जिसको लेकर चाइना ने उन डिफेंस फर्म्स के, जो यूएसए के डिफेंस फर्म्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। बोला भैया आपका काम नहीं चल सकता, यू आर अंडर सैंक्शन। तो अब सवाल ये उठता है कि ताइवान असल में है क्या, और ताइवान चाइना से कैसे अलग है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए ताइवान की लोकेशन, ठीक है, ये है ताइवान। इसको अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो आपको वर्ल्ड मैप में बिल्कुल इधर कोने में एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, यहाँ, दिस इज ताइवान, ठीक है, दिस इज ताइवान। यहाँ जो है ये इसके साइड में ये है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, दिस इज ताइवान, दिस इज ताइवान स्ट्रेट, ये है चाइना। ऊपर आता है ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी, ऊपर है ईस्ट चाइना सी, और बीच में है ताइवान स्ट्रेट। तो वहां ताइवान स्ट्रेट है। अब ताइवान क्या है, ताइवान की कहानी क्या है, थोड़ा वो समझो। देखो ताइवान को अगर आप गौर से देखो तो ये ताइवान स्ट्रेट है, ये ताइवान है, ऊपर है ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना के भर भर के विवाद हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ। ईस्ट चाइना सी में उनका विवाद है जापान के साथ। और चाइना क्लेम करता है ताइवान को कि ताइवान हमारा ही एक टुकड़ा है और हमारा ही हिस्सा है। असल में ताइवान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए आपको थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा कि ताइवान के साथ क्या हुआ था, कैसे चीजें चली थी। इसकी एवोल्यूशन की थोड़ी हम बात करते हैं, क्या कहानी थी ताइवान की। देखो 1949 में चाइना आजाद हुआ था, ठीक, 1949 से पहले जब आप बेसिक सी कहानी समझोगे, अब जरा समझते हैं कहानी क्या है। देखो 1949 में जिसे आप चाइना कहते हो आज जिस तरह से, उस तरह से आपको देखने को मिलती है। लेकिन चाइना का एकीकरण होने से पहले चाइना के ऊपर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस था। तो असली तरीके से चाइना इंडिपेंडेंट नहीं था। और चीन में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई थी, ठीक है, एक बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई थी। चाइना के अगर आप मैप को देखोगे तो पहले जो ताइवान का इलाका था ये सालों तक ये खुद एक तरह से इंडिपेंडेंस था, कुछ समय तक था। फिर ये चाइना का पार्ट बना, फिर यूरोपियन इनको कब्जे में रखा, कुछ समय तक क्विंग डायनेस्टी के कब्जे में था। तब क्विंग एम्पायर यहाँ पर थी, चाइना से लेकर ताइवान तक क्विंग एम्पायर थे। उसके बाद जापान ने इसके ऊपर कब्जा किया। जब जापान ने सरेंडर किया, उसके बाद यहां पर ये बन गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब यहां पर एक ऐसी सरकार थी, जैसे चाइना में सुन यात सेन नाम के एक लीडर थे जो चाइना में डेमोक्रेसी चाहते थे। जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हारता है, उसके बाद ताइवान पे जो चाइना की गवर्नमेंट होती है उसी के अंदर ताइवान होता है। ताइवान चाइना का ही पार्ट रहा। वहां पर जो पार्टी थी KMT पार्टी, उसका नाम था कामिनतोंग पार्टी, उसका कंट्रोल होता है और ये इलाका कहलाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना कंट्रोल में आते ही एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो पार्टी होती है कामिनतोंग, इसको कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि तुम वेस्ट के एजेंट हो। और एक बड़ी लड़ाई छिड़ती है जिसमें कि कामिनतोंग वाले लड़ना शुरू करते हैं CCP के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। जिस सिविल वॉर का अंत इस तरह से होता है कि जो चाइना है उस पूरे चाइना के ऊपर लगभग CCP का कब्जा हो जाता है। यानी जो आज आप चीन यहां देख रहे हो, इस सिविल वॉर में इस पूरे के पूरे चीन में एक बड़ा सा युद्ध छिड़ता है, CCP वर्सेस कामिनतोंग पार्टी। और कामिनतोंग पार्टी को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हराते हराते पूरा भागा के यहाँ इस आइलैंड में जाके वो शरण लेते हैं। ताइवान का आइलैंड जो होता है, इसका नाम पहले फॉर्मोसा आइलैंड था, वो पूरे चाइना से इनको खदेड़ देते हैं और खदेड़ के उनको बस यहाँ बसा लेते हैं। और इस पूरे इलाके पे कब्जा किसका हो जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी का, CCP का। और जो कामिनतोंग की पार्टी है वो आके यहाँ इस कोने में इस छोटे से आइलैंड पे बस जाती है और कहती है कि हम चाइना हैं, हम है असली चाइना,
हमारा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम है असली चाइना। और इसी रिपब्लिक चाइना को यूएन में परमानेंट सीट भी मिली हुई थी, यूएन की सदस्यता भी आरओसी को मिली हुई थी। इस चाइना को जो कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में आई, इन्होंने कहा भैया असली चाइना तो हम है और हमारा नाम है पीआरसी, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान वाले पे कहते हैं हम अलग चाइना है, हमारा नाम है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हमें असली रिपब्लिक। ये कहते हैं नहीं नहीं हम है असली, ठीक है। ये कम्युनिस्टों का बन गया पीआरसी, कामिंतोंग वालों का बन गया आरओसी। अब आप सोचोगे जब इन्होंने इनको हरा के यहां तक पहुंचा ही दिया तो उस आइलैंड पे जाके कब्जा क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि जैसे ही उस आइलैंड को पार करते, ताइवान स्ट्रेट को पार करते, तो अमेरिका और बाकी सारे देश जो कैपिटलिस्ट ग्रुप के थे वो उनको बचाने पहुंच जाते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस आइलैंड के ऊपर कब्जा हो गया आरओसी का, और आरओसी के साथ कई मिलियन लोग चाइना छोड़ के भाग के इस आइलैंड पे आके बस गए और वो हिस्सा बना, कहलाया ताइवान। और ताइवान का असली नाम क्या था? आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और क्योंकि अमेरिका का इनको सपोर्ट था तो जितने भी यूएन जैसे संस्थान थे उन सब में असल में इसी आरओसी को चाइना माना जाता था। जो असली चाइना जिसको आज आप देख रहे हो उसको वो चाइना नहीं मानते थे। 1971 में एक बदलाव होता है जहां पहली बार आरओसी की जगह, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी वाली असली चाइना जिसको आज हम देख रहे हैं, उसका कब्जा इस इलाके में होता है, उनको सीट दी जाती है। 1979 में अमेरिका और चाइना के संबंध भी सुधरते हैं। इस सुधराव होने के बावजूद, ठीक है, ये चाइना के साथ रिलेशन स्थापित करते हैं, लेकिन ताइवान के साथ भी संबंध स्थापित करके रखते हैं। और शुरुआत में जब ताइवान की सरकार बनी थी तो वहां पर क्या था? वहां पर एक राजशाही सी थी, वहां पर एक डिक्टेटरशिप थी, लेकिन कुछ सालों में वहां भी डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है। तो वहां 1987 के बाद से डेमोक्रेसी आ गई थी, कहां पर? आपके ताइवान में। और अभी स्थिति यह है कि चाइना का ऐसा कहना है कि भाई चाइना में, इसको शॉर्ट में समझते हैं, चाइना में एक सिविल वॉर हुई। इस सिविल वॉर में दो टुकड़े हुए, एक हुआ आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है, और एक बन गया पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम कम्युनिस्ट चाइना के नाम से जानते हैं। जो आज की चाइना है वो असली चाइना वाली। अब इनका कहना था कि क्योंकि चाइना हम है तो हमारी एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। आप हमारे साथ अगर संबंध रखोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया में केवल एक ही पॉलिसी है, केवल एक ही चाइना है, और वो वन चाइना पॉलिसी के तहत आप मानिए कि बस हम ही चाइना है और कोई चाइना नहीं है। यू मीन टू से कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी पे साइन करोगे तब आप मान जाओगे कि दुनिया में केवल एक चाइना है, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और कोई चाइना नहीं है। यानी आप हमारे अलावा किसी और चाइना नाम के देश के साथ संबंध स्थापित नहीं करोगे। इसलिए इनका कहना था कि आप वन चाइना पॉलिसी को मानोगे, यानी इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करोगे। तो भारत जैसे चाइना को मानता है कि यही असली चाइना है, अमेरिका ने अपना पोजीशन एम्बिगियस रखा हुआ है, चाइना के साथ संबंध है लेकिन ताइवान को भी हथियार वो बेचता रहता है। तो अब की बात, जो अमेरिकी कंपनियों ने हथियार ताइवान को दिए, उन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो कहानी यह है कि ताइवान को लेकर अक्सर चाइना कहता है कि भैया हमारा असल रीयूनिफिकेशन होगा, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा जमाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीच में आता है ताइवान स्ट्रेट, और इसको पार करके इनसे लड़ने जाने के बीच में इनको अमेरिका का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना के इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे अपने जेट्स, फ्लीट्स आसपास खड़े कर रखे हैं, जिनको रोकने की पूरी शक्ति रखते हैं। इसी कारणवश चाइना यहां पर एक ऐसी स्थिति में है जहां चाइना पूरे दिल से चाहता है कि ताइवान को कब्जा करके आपस में मिला ले, लेकिन ताइवान की डेमोक्रेटिक सरकार का कहना है कि भाई देखिए हम है असली चाइना, ये तो कम्युनिस्टों के कंट्रोल में चाइना आ रखा है, इनके पास ना वोटिंग पावर है, ना फ्रीडम है, ना राइट टू वोट है, हम है असली चाइना। तो ये असली चाइना की लड़ाई है। भारत, इसलिए भारत के भी संबंध अभी तक ताइवान के साथ डायरेक्ट ऑफिशियल नहीं है। हमारे ताइवान के साथ कोई एम्बेसडर नहीं जाते, वहां का कोई एम्बेसडर यहाँ नहीं आता, हम इनडायरेक्टली उनके साथ डील करते हैं। दैट इज हाउ वी सिग्निफाई कि कैसा संबंध हमारे और चाइना के बीच में है, वो वहां से सिग्निफाई होता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और है, उस पर आते हैं। आर्कटिक में सबसे गर्म साल देखा गया, और आर्कटिक रीजन में लगातार बढ़ती हुई गर्मी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। तो समझिए आर्कटिक रीजन कहां पर होता है? तो यह है आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन के आसपास का जो पूरा इलाका है दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसमें कई सारे देश आते हैं, और इसमें एक, इसको कंट्रोल करने के लिए एक आर्कटिक काउंसिल बना हुआ है, जो इस आर्कटिक सर्कल के अंदर वाली कंट्रीज हैं वो इसे गवर्न करती हैं, आर्कटिक सर्कल। और इसको गवर्न करने के लिए यहां जितने भी देशों की सीमाएं लगती हैं वो एक आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं, जिससे कि आर्कटिक के पर्यावरण का और बाकी सबका बचाव हो सके। इसमें 8 देश हैं, 8 कंट्रीज, और उसके बाद कुछ इसके ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर में इंडिया भी है, चाइना भी है। तो आर्कटिक काउंसिल है जो इस पूरे इलाके पे कोऑपरेट करता है कि भाई कैसे चीजें हों, कैसे तरह से हों। और बाकी जो मध्य में ये आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच जो इलाका है, इसको कंट्रोल करने के लिए अनक्लॉज होता है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी, लॉज ऑफ द सी, जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि यहाँ के संसाधन किसको मिलेंगे। रिमेंबर अगेन, एक है आर्कटिक सर्कल, उसके अंदर जो इलाका है वो है आर्कटिक रीजन। उस रीजन में जो 8 कंट्रीज हैं उन सब ने मिला के एक आर्कटिक काउंसिल बनाया हुआ है जो यहाँ चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें समंदर के अंदर की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, उसके लिए अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी नाम की जो बॉडी है वो इसको ध्यान रखती है। अभी समस्या यह है कि गर्मी यहाँ बढ़ती जा रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि यहाँ से एक नया समुद्री रूट बनने तक की बात आ गई, इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, ये बनती हुई आ रही है। भारत यहाँ कहाँ है? भारत का कहना है कि भैया देखिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो भारत ने हिमाद्री स्टेशन खोल रखा है। भारत यहाँ पे 2013 से ऑब्जर्वर बना हुआ है। भारत यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर कोलैबोरेट किया जाए। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना और आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी। इतनी ज़्यादा बर्फ पिघल रही है कि यहाँ पर नॉर्मली समुद्र में जहाज लेके आप नहीं जा सकते थे। अब एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, यानी आप इस तरह व्यापार कर सकते हैं। यानी ये रास्ता जो पहले बंद था अब खुल गया और इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, क्योंकि आर्कटिक पिघलता जा रहा है, इतना पिघल गया कि यहाँ पर आप दोबारा आप यहाँ से नाव लेके जा सकते हो, शिपिंग हो सकती है और यहाँ पर कोयला और कई सारे खदान और संसाधन, रिसोर्सेज मिलने के चांसेस हैं। और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जब यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ पर सबकी नज़र होगी, खासतौर पे चाइना और रशिया जैसे देशों की। एक तो रशिया इस इलाके का देश है बहुत बड़ा, रशिया को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं बेच के पैसे कमाने के लिए, चाइना को रिसोर्सेज चाहिए एनर्जी के लिए। तो चाइना यहाँ बहुत पैर पसार रहा है क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स मिलेंगे। तो भारत डायरेक्टली तो एंगेज कर नहीं सकता, पर वाया चाइना एंगेज कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, चाइना तो अपना ही दबदबा करेगा, भारत की तो गर्दन दबाएगा। तो भारत कैसे एंगेज करेगा? भारत को एंगेज करने के लिए रशिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज के साथ और बेहतर संबंध बनाने चाहिए जो भारत बना रहा है। तो इस तरह से भारत अब धीरे धीरे इस रीजन में अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे आर्कटिक रीजन में बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे आर्कटिक में एक नया रियलिटी उभर के सामने आ रही है, जहां नॉर्दर्न सी रूट यानी आर्कटिक से गुजरता हुआ सी रूट सामने आ रहा है। आर्कटिक काउंसिल्स की कंट्रीज अपने आप को और स्ट्रांगली पुश कर रही हैं कि जितना हो सके वो यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा जमा सके और इस रीजन को री इन्वेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गई आर्कटिक की कहानी। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। एक बार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हो गया है सीज फायर। अभी क्या सीज फायर हुआ है? असल में इन दो देशों के बीच में काफी दिनों से एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ कंबोडिया है, यहाँ थाईलैंड है और इनके बॉर्डर के इलाके के ऊपर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक जंग की स्थिति बनी हुई। और ये पूरी की पूरी जंग की स्थिति जहां पर बनती है वो है एक टेम्पल का कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है प्रेह विहार टेम्पल। और हाल में ही भगवान विष्णु की एक मूर्ति को गिराया गया जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। इससे पहले एक शिव मंदिर था प्रेह विहार टेम्पल में, जहां जिसके कंट्रोल को लेकर काफी विवाद इन दोनों देशों के बीच में हो रखा है। असल में पहले थाईलैंड का कंट्रोल था इस तरफ और इधर कंबोडिया पे यूरोपियन कंट्रोल था। जब कंबोडिया आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पर थाइमर रिजीम आती है जो काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली होती है और इवेंचुअली इनके बीच में एक जो कंबोडिया थाईलैंड का विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट का, बहुत पुराना चला आ रहा है। 1962 के आसपास ये लोग अपने विवाद को लेकर कोर्ट में भी गए थे कि भैया यहाँ जो एक टेम्पल है, इस टेम्पल को लेकर किसका टेम्पल मिलेगा, प्रेह विहार टेम्पल किसका होगा। तो 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि भाई आपके बॉर्डर पे बहुत विवाद है, जो टेम्पल है वो कंबोडिया का है, लेकिन टेम्पल के आसपास का जो एरिया है वो उन्होंने क्लियरली कंबोडिया को नहीं दिया था। लेकिन कंबोडिया उस इलाके पर भी दबदबा बना के रखना चाहता था। जैसे टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, ये इलाका जो बाहर वाला है ये अभी तक इनको नहीं दिया गया था। तो थाईलैंड का कहना है कि भैया देखो ये इलाका भी हमारा है और टेम्पल भी हमारा है, हिस्टोरिकली हमारा ही था। तो इसलिए 2011 में एक सीज फायर हुआ था जो आसियान ने किया था, बोला था कि भाई यहाँ पर एक डीमिलिटराइज जोन रहेगा। लेकिन दोबारा फिर कहानी बदल गई और दोबारा झगड़े स्टार्ट हो गए। तो जो विवाद है वो कहां पर है? वो है प्रेह विहार टेम्पल जो बॉर्डर पर है किसके? थाईलैंड और कंबोडिया के। ये टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स था, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट था उसमें किसको प्रोवाइड किया गया था? थाईलैंड को, सॉरी कंबोडिया को। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का बड़ा हिस्सा जो है अभी भी थाईलैंड के पास था और वो कंबोडिया को नहीं सौंपा गया था। तो कंबोडिया का कहना था कि भैया ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा, थाईलैंड का कहना नहीं कुछ हिस्सा ही तुम्हारा, बाकी हमारा है, असल में तो टेम्पल भी हमारा है। उसको लेकर विवाद था और ये विवाद बढ़ते बढ़ते एक और जगह पहुंचा जो है प्रसत्तामेंतोम, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स का विवाद किनके बीच में? प्रेह विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स का विवाद कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में है। क्या थाईलैंड को हमेशा से टेम्पल मिला हुआ था? नहीं। क्या टेम्पल और कॉम्प्लेक्स पूरा कंबोडिया को मिला हुआ था? तो नहीं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और मैप में अगर आपसे पूछूं कहाँ कंबोडिया है, कहाँ प्रेह विहार है, कहाँ पर थाईलैंड है, तो वो पता होना चाहिए आपको। जैसे अगर आपको एक वर्ल्ड मैप पे लेके चलूं तो अब जरा देखते हैं इस इलाके पे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ
इधर ये है थाईलैंड, ऊपर है यहाँ लाओस, इधर का इलाका है जहां आपको दिख रहा है वो इलाका, जहां कौन सा इलाका है, प्रे विहार टेम्पल, प्रे विहार। आपसे पूछूं तंजानिया कहां पर है, किलिमंजारो कहां पर है, आपसे पूछूं ताइवान कहां पे है, ताइवान स्ट्रेट कहां पर है, तो आप बता सकते हो, कामिंगतोंग कहां पे थी बता सकते हो। तो ये चीजें हैं जिसको आपको रिवाइज करनी है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया थाईलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए क्या इसमें सही उत्तर है। ठीक है, कॉलोनियल टाइम में फ्रेंच का कंट्रोल था कंबोडिया के ऊपर, या कि उसकी वजह से भी कहानी है, तो हाँ वो भी एक रीजन है। तो मुझे बताइए क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मुझे आपको मैं छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या है। इसको पूरा पढ़ो, पूरा का पूरा, क्या इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। ये थी आज की डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन आपको सही लगी होगी, इसको देखकर आप समझोगे क्या चीजें हैं और ये सारे टॉपिक्स आपको याद रहेंगे। कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपके लिए। ये था आज का सेशन। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप PDF करंट अफेयर्स के और बाकी इनिशिएटिव्स के ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड हैव अ